नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सखा मित्र जुगानी। सब्जेक्ट पर आगे बढ़ूं उससे पहले बात कर लेते हैं आज के एक दुखद समाचार की, जो कि हमारे उद्योग जगत की मान लो, इन्वेस्टमेंट से मान लो, हर लिहाज से मान लो, मानो सभ्यता की, भारतीय मानव सभ्यता की मान लो, तो हमारे एक बहुत बड़े उद्योगपति रतन टाटा जी का निधन हो गया है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। और टाटा ग्रुप का मैं इसलिए भी बहुत सम्मान करता हूं कि वो लोग चैरिटी के लिए जाने जाते हैं, मानवता के लिए जाने जाते हैं। आज भी देखिए आप, इतनी सारी चैरिटीज अगर चल रही है टाटा की, उतना मेरे ख्याल से किसी भी उद्योगपति की नहीं है। और पुराने जो भी है, चाहे बिरला जी हो चाहे डालमिया जी हो, उनके भी बहुत सारे चैरिटी हैं। तो पुराने लोगों में बहुत सारी इंसानियत थी। मैं चलिए ठीक है, मैं अभी उस पर तो एक वीडियो जरूर बनाऊंगा रतन टाटा जी की पर्सनालिटी पर, क्योंकि उद्योग जगत के माने जाने थे। काफी सारा उन्होंने सोचा है, किया है लोगों के बारे में, जरूर उनके लिए बनता भी है एक वीडियो। बट आज मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। जहां भी रहे वो सुखी रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आपने जैसा कि सब्जेक्ट में देखा होगा कि क्या बेटर है यार, स्टॉक एसआईपी बेटर है या म्यूचुअल फंड एसआईपी बेटर है। अब देखो, अब आपको पता ही है, अभी मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं स्टॉक वर्सेस म्यूचुअल फंड। देखिए, दोनों इन्वेस्टमेंट कहीं न कहीं ये किस पर डिपेंड करते हैं, इक्विटी इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करते हैं। तो आपका इक्विटी का जो भी इन्वेस्टमेंट है, वो चाहे आप स्टॉक के थ्रू करो या आप म्यूचुअल फंड के थ्रू, ये दोनों आपके रिलेटेड हैं आपके इन्वेस्टमेंट से। अब वहीं पर स्टॉक्स में आपने क्या करना पड़ता है, स्टॉक्स में आपने एक डीमैट अकाउंट चाहिएगा होता है, और दूसरा म्यूचुअल फंड में आपका एक फोलियो चाहिएगा होता है। ठीक है ना। अब दोनों जगह से आपका पैसा स्टॉक में लगता है। स्टॉक में क्या है, आपको अपना ओन रिसर्च लेना पड़ता है या कहीं से टिप लेनी पड़ती है, तब जाकर के आप उसमें इन्वेस्ट कर पाते हैं। ठीक है, अच्छा स्टॉक मिल गया तो उसके चांसेस काफी हद तक होते हैं ग्रो होने के, आप डायरेक्ट उस कंपनी के भागीदार बन जाते हैं। यहीं पर ही अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें, तो म्यूचुअल फंड में आप कहां पे छोड़ते हैं अपना पैसा, देते हैं एक एक्सपर्ट को, जिसको आप ये समझते हैं कि उसको बेटर नॉलेज है, वो उस फील्ड का मास्टर है, और वो आपके पैसे को बाकायदा मैनेज कर सकता है। शेयर की खरीद फरोख्त तो आपसे बेटर समझता है, तो आप उस शख्स के हाथ में अपना पैसा देते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया इसमें और इसमें। लेकिन मैं एक बात क्लियर कर दूं कि चाहे वो म्यूचुअल फंड हो चाहे वो स्टॉक्स हो, आपका पैसा जाता किसमें है, इक्विटी मार्केट में जाता है, जो कि जोखिम के अधीन होता है। अब यहां पर रही बात फीस की, फीस यहां पर डीमैट अकाउंट के होल्डिंग के लिए या शेयर की बेचने और खरीदने के लिए आप एक मिनिमम सी फीस देते हैं, जबकि यहां पर क्या होता है, उसका कोई फिक्स नहीं होता है। जब आप बेचोगे या खरीदोगे तब आपने पे करना है, बाकी टाइम पर आपने अपने अकाउंट को मेंटेन करने के लिए नॉर्मल सी फीस देनी। तो कुल मिलाकर के क्या है कि अगर आप डायरेक्ट मेंटेन कर रहे हो तो आपका पैसा काफी कम खर्च होना है। लेकिन वहीं पर ही बनस्पति म्यूचुअल फंड में आप अपना उसको टोटल एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं, जो कि 1% से लेकर के 2.5% तक हो सकता है। तो 0.5% से लेकर के, या मतलब जो है इंडेक्स फंड वगैरह में काफी कम है, तो 0.1020 मान लो, मतलब जो है 2 से 2.5% तक आपका ये एनुअली आपको मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, वहीं पर अगर आप इसको खरीदते या बेचते हो, डायरेक्ट शेयर को खरीदते हो, तो आपको शेयर की पर यूनिट मिल जाती है, पर शेयर मिल जाता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको पर्टिकुलर शेयर नहीं मिलता, वहां पे जो मिलता है वो सारे शेयरों का एक कॉम्बिनेशन होता है, उनकी प्राइस को डिवाइड करके और एक एवरेज निकाल दिया जाता है, उसको एक एनएबी का रूप दे दिया जाता है, जिसको बोलते हैं नेट असेट वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, वो आपका नेट असेट वैल्यू हो जाता है। वहीं पर ही शेयर्स का तो पर्टिकुलर शेयर पर्टिकुलर कंपनी का आपके पास होता ही होता है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। अगर आप डायरेक्ट शेयर से खरीद रहे हो तो आपको महंगे शेयर खरीदने के लिए या ब्लू चिप शेयर खरीदने के लिए काफी ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है और काफी कम क्वांटिटी होती है। वहीं पर ही तो उससे क्या होता है कि आदमी उन शेयरों को खरीद नहीं पाता है जिनके पास कम पैसा है। वहीं पर ही म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि कई लोगों का पैसा लगा होता है, तो आपका फंड मैनेजर वहां पर क्या करता है, आपके
ऑन बिहाफ आप पे शेयर्स कर देता है, और उस अच्छे शेयर्स में, जिसको हम अच्छा शेयर बोल सकते हैं, जिनका काफी स्ट्रक्चर है, जिसका काफी बेस है, जिसका काफी है, उसमें चाहे कुछ परसेंटेज की भागीदारी हो, आपकी भागीदारी पक्का बन जाती है। तो आपके पास प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि कम पैसे में आपके पास अच्छे से अच्छे शेयर हो जाए, जबकि स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पर कमियों की बात करूं तो लोग प्रायः जो है लालच में आकर के कचरा शेयर्स ले लेते हैं, जिनका भविष्य में काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है। दूसरा क्या है कि उनके हाथ में खरीद फरोख्त, खरीद बेच होने की वजह से वो उसको खराब शेयर्स को निकाल नहीं पाते हैं, अच्छे शेयर्स को खरीद नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। जबकि म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आपका पैसा काफी हद तक डाइवर्सिफाई होता है, काफी हद तक आपका पैसा डाइवर्सिफाई होता है, काफी हद तक अच्छे शेयर्स जो होते हैं आपका फंड मैनेजर होल्ड करता है। जिसको लगता है इसकी परफॉर्मेंस पुअर होने वाली है, वह आपका फंड मैनेजर वहां से या तो परसेंटेज को, उसके इन्वेस्टमेंट परसेंटेज को घटा देता है, या तो क्या करता है, उस शेयर को स्किप कर देता है। तो ये बेसिक से डिफरेंसेस है। अब रही बात इसमें प्रॉफिट की, बात कर लेते हैं। देखिए स्टॉक्स में क्या है, स्टॉक्स का रेट बढ़ेगा, चाहे वो उसकी प्रॉफिट से बढ़ रहा हो, चाहे या उसकी डिमांड से बढ़ रहा हो, तो उसके सीधे भागीदार आप बनते हैं। वहीं सेम म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जैसे मान लिया 50 शेयर्स का मैं मान लेता हूं बंच आपके फंड मैनेजर ने लिया हुआ है, उसमें कुछ परसेंटेज में जिस टाइप का आपका फंड है, लार्ज कैप का फंड है तो 65% उसमें लार्ज कैप का स्टॉक होगा, मिड कैप का फंड है तो 65% मिड कैप का होगा, स्मॉल कैप का फंड है तो 65% स्मॉल कैप का फंड स्टॉक्स होंगे। अब उसके बाद में बाकी 35% आपके फंड मैनेजर को छूट है, वो अपने स्वविवेक के अनुसार उसमें खरीद या फरोख्त कर सकता है। अब आपके फंड मैनेजर ने जितना एलोकेट करा हुआ है, उसमें से हो सकता है कुछ पर्टिकुलर शेयर चले, हो सकता है उसमें से मेजॉरिटी के शेयर ना चले, तो आपका प्रॉफिट क्या होता है, एक एवरेज आउट हो जाता है। वनस्पति की वहीं पर ही शेयर्स में क्या होता है कि अगर आपका शेयर चलता है तो धड़ल्ले से प्रॉफिट आपके खाते में दिखता है। लेकिन अगर ये देखा जाए तो निफ्टी का अगर हम इंडेक्स लेते हैं या निफ्टी का मार्जिन लेते हैं, तो पर्टिकुलर अगर हम शेयर को ना लें तो 12 से 14% के आसपास आपकी निफ्टी दे देती है। तो जैसा कि सरकार ने, अभी मैंने कल ही बताया था शाम को कि जो सरकार की कमेंट्री आई है शशिकांत दास जी की, उन्होंने बोला है 7.25 से लेकर के 7.5% तक हमारा इस साल का जीडीपी का ग्रोथ रहेगा। अगर मैं 7% भी मान लेता हूं, यस, तो 7% तो आना ही आना है। अगर सरकार का आंकड़ा, आरबीआई का आंकड़ा है, बाहर वाले भी बोल रहे हैं, तो उसके बाद में महंगाई ये लोग 4.5% ले रहे हैं, मैं महंगाई को 5% लेकर के चलता हूं, तो 12% हो गया। अब इससे 2% प्लस ही आपको मिलता है, तो इस साल किसी भी हालत में आपकी निफ्टी आपको 14% के आसपास रिटर्न देगी। ठीक है, वहीं पर ही कई सारे पर्टिकुलर ऐसे ब्लू चिप शेयर्स का मैं नाम लूंगा जो कि 2-3 साल से हिल ही नहीं रहे हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी बन जाती हैं। अब यहां पर आपका सवाल ये उठता है कि बेटर कौन सा है, अब इस पर भी बात कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, बेटर के लिए आपको बेटर शेयर खोजना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसके जो भी शेयर्स को खोजने के पैमाने हैं, वो शेयर्स खोजने के लिए आपको उस पर दिखना पड़ेगा, या आप किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह लेकर के तब आप खोज सकते हो। रही बात बशर्ते हो विश्वस्त हो और फीस को लेकर के ईमानदारी से काम करने वाला हो, तो अच्छे शेयर्स आप फिर भी चूज कर सकते हो। और रही बात कि आपको शेयर्स, पर्टिकुलर शेयर्स में निवेश करने के लिए, अच्छे शेयर्स में निवेश करने के लिए काफी सारा अमाउंट चाहिए, तब आप जाकर के बल्क में उन शेयर्स को रख पाओगे। जबकि वहीं पर ही म्यूचुअल फंड में क्या है, आपको ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। आपका जो फंड मैनेजर है वो एक बहुत ही क्वालिफाइड विशेषज्ञ होता है। जैसे मैंने बोला था, फैक्ट शीट में चेक कर लेना, तो उस फंड मैनेजर का टोटली ट्रैक रिकॉर्ड आ जाता है, उनका कंप्लीट बायोडाटा आ जाता है। तो उन सारी चीजों से आपके लिए बहुत ही इजी हो जाता है कि आप उसको कैसे एक फंड मैनेजर के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। अगर आपने उस फंड मैनेजर को ट्रस्ट कर लिया, तो आप जो पैसा, चाहे आप एसआईपी के थ्रू डाल रहे हैं, चाहे आप लमसम के थ्रू डाल रहे हैं, वो जिम्मेदारी बन जाती है आपके फंड मैनेजर की। उस शेयर्स को ढूंढना उसका काम हो जाता है, शेयर्स को बेचना उसका काम हो जाता है, शेयर से प्रॉफिट निकालना उसका काम हो जाता है, और कितने परसेंटेज में एलोकेट करना है आपको पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने, पर्टिकुलर
शेयर्स के बंच को जो कि उस फंड के अंदर है उसको डाइवर्सिफाई करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाती है, आपके फंड मैनेजर की हो जाती है। तो उम्मीद करता हूं आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे कि स्टॉक्स में एसआईपी करें। अब रही बात एसआईपी पर भी बात कर लेते हैं क्योंकि यही सब्जेक्ट ही है। तो अगर हम पर्टिकुलर शेयर्स की बात करते हैं तो उसमें भी आप एसआईपी कर सकते हैं। एसआईपी के थ्रू आप उसको खरीद सकते हैं, जैसे जैसे उसका चढ़ाव उतार आता जाता है उसी प्रकार से बाई एंड डिप पर आप शेयर भी खरीद करके कुछ शेयर्स का आप एक बंच बना सकते हैं, बास्केट बना सकते हैं, उसको आप रख सकते हैं। वहीं पर ही अगर आप इसमें एसआईपी कर रहे हैं तो एसआईपी मींस क्या हुआ, सिस्टमेटिक, मतलब एक अंतराल के दौरान आप उसको खरीद सकते हैं, खरीद करके उसको रख सकते हैं, हर अंतराल पे आप खरीदते जाते हैं। वैसे ही एक इसको आपने कमिट कर दिया पर्टिकुलर डे को, मेरा पर्टिकुलर फंड में मेरा पर्टिकुलर अमाउंट जाएगा, तो आजकल तो आपके बैंक से ऑटो कट जाता है, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं होती है। और बाद में क्या होता है, ये एवरेज आउट हो जाता है, आपका कास्ट एवरेजिंग हो जाती है। लेकिन अब स्टॉक्स में वो डिपेंड करता है आपका स्टॉक कैसा है। मैं फिर बोलूंगा, आपका स्टॉक कैसा है। दूसरा वहां पर आप क्या, अब ये चॉइस आपके ऊपर है, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर शाम को किसी और सेशन में और देखते हैं आज की मार्केट की चाल कैसी रहती है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।